नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इस बार हम सामान्य ज्ञान के फिजिक्स सेक्शन से 30 अति महत्वपूर्ण और सामान्य बेसिक क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। हम 30 क्वेश्चंस के विश्लेषणात्मक आंसर दिए हुए हैं। आपसे उम्मीद है आप पूरे वीडियो को देखें, आपको बहुत नई जानकारी मिलेगी। यह वीडियो देखने के बाद आपको यदि कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें, और यदि लाइक हो पसंद करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन। झारखंड, इसमें लिखा है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, और यह क्यों होता है? यह पानी के मोलिकुलर स्ट्रक्चर के कारण ही होता है। दोस्तों, एक बात और, पानी का यह गुण जलीय जीवों के लिए वरदान है, क्योंकि इसी गुण के कारण सभी जलीय जीव ठंडे प्रदेशों में भी जीवित रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसी गुण के कारण क्या है ना, ठंडे प्रदेशों में पानी का ऊपरी सतह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाकर बर्फ बन जाता है, जो हल्का होता है। क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का घनत्व अधिक होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ नहीं बनता है, पानी रहता है, और वह भारी होने के कारण, घनत्व अधिक होने के कारण नीचे चला जाता है। यानी नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण पानी ही रहता है, बर्फ नहीं रहता है, और सभी जलीय जीव उसी में तैरते रहते हैं, जबकि ऊपर बर्फ का सतह बना रहता है ना। तो पानी का यह गुण जो है जलीय जीवों के लिए वरदान है, इसलिए यह बहुत ही अच्छा गुण है। और यह घनत्व यानी पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। परमाणु के न्यूक्लियस में, नाभिक में कौन कौन सा कण होता है? तो ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के कण, या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के कण। बहुत सामान्य क्वेश्चन है, तो तो सही आंसर इसका है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ जानना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें एक चीज़ और है कि प्रोटॉन की संख्या उतना ही होती है जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही होगा, वो उतना उससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र दूरी को किस में नापा जाता है। समुद्र दूरी को किससे नापा जाता है? ठीक है, ये हमारा है कि नॉटिकल मील से, किलोमीटर में, डेसिबल में, या कड़ियों में। तो इसका सही आंसर है नॉटिकल मील में। अब इसके बारे में जानेंगे कि नॉटिकल मील होता क्या है। नॉटिकल मील, जिसको समुद्री मील भी कहते हैं, ये लंबाई की इकाई है, और यह अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होता है। अक्षांश रेखा का, आप गौर करेंगे, अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर है। ठीक है, जबकि नॉटिकल मील कितने किलोमीटर बराबर होगा? तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको किसी दूसरे तरह के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि फर्मी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का, लंबाई का, वेग का, या समय का? ठीक है, फर्मी किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर है लंबाई का। ये जो है ना, लंबाई का मात्रक है, और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे छोटी इकाई है। फर्मी जो है लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। इसे फेमोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, और 1 मीटर यदि हम तुलना करें, एक फर्मी कितना मीटर, तो इसको याद रखना है आपको कि 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मी। ठीक है, तो इस तरह का भी सवाल घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ये सारी जानकारी यहाँ आपको दिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ऑप्शन है 10⁻⁻8, -9, -7, -10, और इसका सही आंसर है 10⁻⁹। ठीक है, नैनोमीटर 10⁻⁹, ये याद रखना है आपको। nm, स्मॉल nm से इसको इंडिकेट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? ठीक है, हम इसके बारे में बता दें कि कोणीय त्वरण होता क्या है। किसी अक्ष के चारों ओर घूमने वाले पिंड का कोणीय वेग समय के साथ जब बदलता है तो उसके गति में कोणीय त्वरण होता है। ठीक है, अक्ष के चारों ओर घूमने वाला कोई भी पिंड हो, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, यानी वेग में चेंज हो ही रहा है, तो और भी स्पीड में भी। तो कोणीय वेग समय के साथ जब बदलता है तो उसकी गति में कोणीय त्वरण होता है, अर्थात कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को ही कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है,
कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को, ठीक है, एक बात और, इसे घूर्णन त्वरण भी कहा जाता है, घूर्णन त्वरण भी कहा जाता है, और इसे अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मात्रक क्या है कि रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जानना जरूरी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मात्रक कितने प्रकार का होता है। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन से, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 9 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो हम लोग जानते हैं मात्रक जो है 2 प्रकार के होते हैं। सही आंसर इसका सी है। कौन कौन सा होता है, फंडामेंटल यूनिट्स जिसको मूल मात्रक कहते हैं, और डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या 10 भागों में। सही आंसर है 2 भागों में। फिर कौन कौन सा इसमें है, एक स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी इसमें सिर्फ परिमाण होता है, अदिश दिशा नहीं हो, और दूसरा है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें सदिश दिशा के साथ हो, है ना। स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण जैसे हम घनत्व ले लें, है ना, विद्युत धारा ले लें, चाल लें, आयतन लें। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा क्या है, ताप ले लेते हैं, ये सब अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। जबकि सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होता है, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सारी चीजें जो है सो वेक्टर सदिश राशि कहा जाता है। यानी क्या है, भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है, अदिश राशि और सदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला। अब देखना है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, ये जो है इनके चाचा थे, आपको बता दें, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। ठीक है, इनके चाचा थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में हुआ था। ठीक है, और 1985 ईस्वी में इन्होंने ब्लैक होल के बनने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गौर करेंगे 1985 में, ठीक है, सॉरी 35 में, 1935 में ये ब्लैक होल के बनने का सिद्धांत प्रतिपादित किया, लेकिन इनकी बातों को कोई माना नहीं। शुरुआत समय में उनकी गणना और सिद्धांत को जितने भी अन्य वैज्ञानिक थे वो महत्व नहीं दिए, ध्यान ही नहीं दिए, इनको कोई महत्व नहीं दिया गया था। बाद में जाके 1972 में, 1972 में जब पहले ब्लैक होल की खोज हुआ था, उस समय इनकी गणना का अहम भूमिका रहा था। ठीक है, ब्लैक होल की जो पहली बार खोज हुआ था 1972 में, उसमें इनकी गणना का अहम भूमिका रहा था। ठीक है, और फिर 21 अगस्त 1995 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके चाचा थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको इसलिए 1983 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और सही आंसर इसका है सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष शब्द से याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष मतलब हुआ क्या कि निकट दृष्टि, निकट का दिखता हो लेकिन दूर का नहीं दिखता हो, यानी ऐसे व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बन जाता है। ऐसा भी सवाल आता है, ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष का प्रतिबिंब किधर बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना के आगे या पीछे। तो हमने यहाँ बता दिया है, ये भी याद रख लेंगे कि इसमें किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बन जाता है, जिससे क्या होता है, दूर का चीज़ देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसका निवारण कैसे करेंगे, वो अवतल लेंस से करते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस से करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसमें माइनस की जरूरत पड़ती है, इसे ठीक करने के लिए माइनस यानी कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऑडियोमीटर क्या मापता है। ऑडियोमीटर, ठीक है, अभी ऑडियो मतलब समझ में आ रहा है साउंड। ठीक है, तो ऑडियोमीटर साउंड है यानी ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि, साउंड में ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। इसमें क्या है ना, ध्वनि की तीव्रता मतलब कितना धीमा है, कितना मंद, यानी कितना तीव्र या प्रबल है, ये पता चलता है। ठीक है, ऑडियोमीटर से। और इसका जो यूनिट है हम बोलेंगे वो डेसिबल, यानी डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है, इस न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इसका सही आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, और इसको एक चीज़ और बता दें, इसके पास्कल भी कहते हैं, इसे पास्कल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति को किस में मापा जाता है। ठीक है, तो आवृत्ति किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। कोई बार बार दोहराए जाने वाली घटना,
ठीक है, याद रखना है, कोई घटना जो बार बार दोहराई जाती है तो इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना है ना। आवृत्ति किसे कहते हैं? कोई भी घटना जो बार बार रिपीट करता है तो इकाई समय में जितनी बार रिपीट करता है, जितनी बार घटित होती है, उस घटना का आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसे हर्ज में मापते हैं। किसे मापते हैं हम लोग? हर्ज में मापते हैं। सो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ज में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आर्द्रता किससे नापी जाती है? आर्द्रता किस में मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व का पता लगता है, इसलिए द्रव यहाँ आर्द्रता है, इसलिए हाइड्रोमीटर तो होगा नहीं, हाइग्रोमीटर होगा। सही आंसर क्या होगा? बी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? एक पिकोग्राम, ग्राम में आए, पिको, नैनो पिको, फेम्टो, ऐसा बहुत आता है ना, तो वहाँ पे कभी मीटर आएगा, लीटर आएगा, ग्राम आएगा। यहाँ पिकोग्राम बताया है, तो एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 है ना। वो मीटर हो तो मीटर लगाएंगे, ग्राम हो तो ग्राम लगाएंगे। से नैनोमीटर तो 10⁻9 मीटर था, नैनोग्राम भी बोल सकते हैं, 10⁻9 ग्राम। लेकिन यहाँ है पिकोग्राम तो 10⁻12, नैनो -9, पिको -12 है ना, फर्मी उस तरह से था -15, तो इस तरह का पिकोग्राम -10⁻12 ग्राम है। अगला प्रश्न देखते हैं, एमकेएस प्रणाली में एम का क्या मतलब हुआ? एम क्या दर्शाता है? माइक्रोन, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर। ठीक है, एमकेएस मतलब याद रखेंगे, एमकेएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम होता है, कई सिस्टम्स होते हैं जिसमें एमकेएस सिस्टम जो है यह आपको मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। सो एम से क्या संकेत करता है? मीटर। सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम, इसको जानकारी भी होना चाहिए। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये क्या है? एंगस्ट्रम वेवलेंथ मापने की इकाई है। ठीक है, यानी ये इसको हम देखा जाएगी तो कह सकते हैं कि 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, ये भी जो है हमारा कह सकते हैं। से एक एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? वो तरंगधर की है, और ये तरंगधर क्या होगा? वेवलेंथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ऊर्जा से, गति से, दूरी से, तीव्रता से। प्रकाश वर्ष, पहले शब्द को समझेंगे। प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, उस दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। सीधी सी बात है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी, प्रकाश का स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ऐसा करते करते 60 सेकंड, और ऐसा करते करते एक दिन 365 दिन, एक साल में जितना दूरी तय करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। यानी क्या है ये? इसका संबंध किससे है? दूरी से होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एमकेएस पद्धति में, अभी हम देखे थे ना एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एमकेएस सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है? ठीक है, एक बात और हम बताना भूल गए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर यदि हम देखा जाए तो एक प्रकाश बराबर क्या हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष के बारे में हम बता दें कि 9.46 × 10⁻12 मीटर होगा, किलोमीटर, 12 किलोमीटर। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, इतना होता है एक प्रकाश बराबर मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एमकेएस सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है? ठीक है, हम एक बार बताना भूल गए थे, एमकेएस सिस्टम जो है 1960 में विकसित किया गया था, 1960 में। चूंकि सीजीएस प्रणाली में कई कठिनाइयां होती थी, इसलिए 1960 में एमकेएस सिस्टम विकसित किया गया था। और इसमें हम बता दें, इसका जो बल का मात्रक होता है इस सिस्टम में वह है न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यूरेनियम की खोज किसने की थी? यूरेनियम की खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन हैरिस कलफ्रोथ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इवानोस्की। तो सही आंसर इसका है मार्टिन हैरिस कलफ्रोथ। हम इसके बारे में बता दें, यूरेनियम की जो खोज हुई थी 1789 में हुआ था, पिच ब्लेंड नामक अयस्क से हुआ था। 1789 में
पिच ब्लेंड नामक अयस्क जो है उसी से कल्प्रोट द्वारा खोज किया गया था। एक्चुअली क्या सफ़ेद चमकदार धातु होता है और इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में या फिर अनेक मिश्र धातुओं के निर्माण में भी होता है। ठीक है, तो यूरेनियम का खोज बहुत बड़ी खोज थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला के उपकरण में कौन सा कांच उपयोग किया जाता है? आप लोग पढ़े भी होंगे कि प्रयोगशाला के उपकरण में कौन सा कांच किया जाता है, तो वो सही आंसर है पायरेक्स कांच। ठीक है, क्यों भाई पायरेक्स कांच का उपयोग क्यों किया जाता है? स्वाभाविक है, जो प्रयोगशाला होगा वहां पे क्या होगा, बहुत चोट का भी डर हो सकता है, यानी क्या होना चाहिए, प्रघात प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होना चाहिए, है ना, चिरस्थायित्व का गुण होना चाहिए इसमें। ठीक है, सो पायरेक्स कांच में ये रासायनिक चिरस्थायित्व और तापीय प्रघात जो प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसे बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए। पायरेक्स कांच को बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। एक्चुअली क्या है, पायरेक्स कांच जो है ना सोडियम और एल्युमिनियम से बोरोसिलिकेट का मिश्रण है, जबकि साधारण कांच में क्या होता है, सिलिका ही मेन घटक होता है उसमें। ठीक है ना, साधारण कांच में सिलिका मेन होता है, जबकि इसमें सोडियम और एल्युमिनियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? जिप्सम में, ठीक है, इसका उपयोग फसलों में अधिक उपज या उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये जानना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या इसका जो है, हम इसका रासायनिक सूत्र यदि करें, जिप्सम का रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो इसका क्या होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे Ca, ठीक है, SO4 × 2H2O। ठीक है, ये इसका होता है रासायनिक सूत्र। और इसमें कैल्शियम की मात्रा रियली में 23.3 होता है, सल्फर की मात्रा 18.6 होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे नियरेस्ट क्या है आपका, सब 23%, इसलिए सही आंसर इसका होगा 23%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जिप्सम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, जिप्सम जो है तो सर्वाधिक, हमारा ये जान लीजिए कि जिप्सम सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, 90% उत्पादन यहीं किया जाता है। और ये क्या है, एक तहदार खनिज है। ये क्या हम बताया ना, जिप्सम क्या है, बहुत ही आपको हम बता दें ऐसा कि क्षारीय भूमि को सुधारने का बहुत बड़ा कारक है। ये क्षारीय भूमि जो है उसको सुधार देता है ये। ठीक है, और जिप्सम जो है तहदीर खनिज है, इसको सिलेनाइड भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा भू सुधारक माना जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? जो आकाश से बिजली गिरती है ना, उस वक्त कौन सा गैस पैदा होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑप्शन आ गया इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए जैसे 2 आ गया, चलिए गलती से हो गया इसमें, लेकिन थोड़ा सा हम इसे बता दें कि इसमें सही आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो बिजली गिरते समय गैस पैदा होती है। ठीक है, एक चीज़ और हम पहले ही बता चुके पिछले वीडियो में भी कि आकाशीय बिजली जब गिरती है ना, तो उसमें 30 करोड़ वोल्ट तक का वोल्ट होती है, उसमें इतना ज़्यादा पावर होता है। और वो हमेशा खोजते रहता है कि हमको कहाँ पे कोई अर्थ मिले जहाँ पे हम जाएं, और वहीं पे तड़ित चालक यदि मिल जाता है तो सीधे उसके पावर को धरती में सीधे मिल जाती है। इसलिए वो खोजते रहता है अर्थ कहाँ मिले, इसलिए पेड़ टावर जहाँ जहाँ ऊंचा रहता है उसी पे ही गिरता है ना। यानी इतना ज़्यादा वोल्ट होता है कि लगभग 30,000 एम्पियर के बराबर होता है वो। यदि 100 वाट का बल्ब जला लें 3 महीना तक जला सकते हैं, है ना। तो बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन है? देखिए हम जितना भी सवाल दिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए हमने, ठीक है। जो कभी भूल जाते हैं, भूल गए होंगे, हम उसका एक कारण सहित दे रहे हैं। अब प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन है? प्राथमिक रंग कहते हैं किसको है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो कहता है प्रकाश के वे रंग जो किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते, जिसको हम किसी को भी 2 रंग मिला करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वही को हम और अपने आप में स्वतंत्र होता है, यानी उसी को प्राथमिक रंग कहते हैं, यानी मूल रंग कहते हैं, है ना। यानी जो रंग किसी भी तरह से प्राप्त नहीं किया, बना करके मिला करके नहीं प्राप्त कर सकते, उसको बोले प्राथमिक रंग, मूल रंग। और ऐसा 3 ही है जिसको RGB कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू, तो सही आंसर क्या होगा? P नंबर, रेड ग्रीन ब्लू, नीला लाल हरा, ठीक है। और प्रकाश के वे रंग जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं और जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं, उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। ये NDA
2021 में पूछा भी गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन सा होता है इसको हम याद रखने का तरीका बताए थे, बेनी, आह, पिनाला या भिबजियोर। क्या बोलेंगे? VIBGYOR, नीचे से VIBGYOR है ना। वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करता है और रेड सबसे कम डेविएट करता है। इसको याद रखने का तरीका है बेनी, आह, पिनाला या इंग्लिश में भिबजियोर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है? ठीक है, प्रकाश को, है ना, ये सवाल जो है ना, ये यूपी के विधान परिषद एग्जाम 2020 से पूछा गया था। ठीक है, तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि प्रकाश में तरंग और कण दोनों का गुण होता है। ठीक है, तरंग का भी गुण है, कण का भी गुण है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए नंबर, या तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। एक चीज और बता दें, डी ब्रोगली ने दोनों के रूप में प्रकाश की प्रकृति को समझाया था। कौन समझाए थे? डी ब्रोगली, ये याद रख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप कितना होता है? पहले बता दें परम शून्य ताप होता क्या है। परम शून्य ताप ऐसा समझिए कि वह ताप, ठीक है, वह ताप जिस पर अणुओं की गति शून्य हो जाती है, जिस ताप पे अणुओं की गति शून्य हो जाती है उसको बोलते हैं परम शून्य ताप। हालांकि ऐसा ताप संभव नहीं है। ठीक है, इससे, क्योंकि इससे कम कोई ताप संभव ही नहीं है, यह भी संभव नहीं है, लेकिन इसी को परम शून्य ताप कहते हैं। या 0 डिग्री केल्विन हो या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या 0 केल्विन इसको बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव में नहीं दिया है, तो सही आंसर इसका हो गया 0 से, यहाँ के परम शून्य ताप कितना होता है, तो सही आंसर हो गया 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम। एक्चुअली सही होता है -273.15, और यह भी RRB NTPC 2016 पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? हिमांक बिंदु, है ना, तो इसका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो सही आंसर इसका है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इसी को बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है बर्फ बन जाता है, सफ़ेद बर्फ बन जाता है। ये भी जान लीजिए, सफ़ेद कलर का बर्फ बन जाता है। ठीक है, जबकि इसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होता है, और वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल ही रहता है, जिसके चलते नीचे जल रहता है, ऊपर बर्फ रहता है, और सभी जलीय जीव जीवित रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परम शून्य ताप क्या है? फिर से एक बार आ गया, परम शून्य ताप क्या है? ठीक है, हमने पहले बताया कि जिस ताप पे अणुओं की गति शून्य हो जाती है ना, तो इसका यानी या सैद्धांतिक रूप से देखा जाए कि इतना ये न्यूनतम संभव तापमान, इससे नीचे या ये भी संभव नहीं है, तो सही आंसर हो गया सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ठीक है दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डाला है। आगे फिर इसी तरह का वीडियो पूर्ण विश्लेषणात्मक हम देते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि कहीं कुछ और सुझाव देना हो तो कमेंट में लिखिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और यदि पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।